अब समाचार विस्तार से। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है। 2023 से 2024 में देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% रहने का अनुमान है। कहा जाता है कि यह 2023 से 2024 में 6 से 6.8% तक सीमित रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र के हिस्से के रूप में लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 2023 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया है कि क्रय शक्ति के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उम्मीद है कि घरेलू खपत बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विकास पहले कोरोना महामारी से प्रभावित हुआ और फिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने वैश्विक मुद्रास्फीति को जन्म दिया। इसे नियंत्रण में लाने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित सभी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद वित्तीय प्रणाली बाधित हो रही है। यूएस फेड द्वारा दरों में वृद्धि से देश के शेयर बाजारों में निवेश का प्रवाह बढ़ रहा है। नतीजतन कई देशों की मुद्राओं की तुलना में डॉलर मजबूत हो रहा है। इसके कारण कई देश चालू खाता घाटे का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा भारत जैसे देश को अत्यधिक आयात पर निर्भर है, मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के हमले के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से मौजूद स्थिति में पहुंच गई है। इसने कई देशों से आगे वित्त वर्ष 2021 से 22 में पूरी रिकवरी हासिल की है। केंद्र ने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। कर्मचारियों को राहत देने के लिए इसने बजट में अहम घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि 3 लाख तक की आय वालों को कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है। इन कॉन्टेक्ट्स को लेकर 2020 में घोषित 6 स्तंभ नीति में भी बदलाव किया है। कहा जाता है कि अब से केवल 5 स्तंभ ही रहेंगे। 3 से 6 लाख तक की आय वालों को 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स, 9 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि जिनकी आय 15 लाख से अधिक है उन्हें 30% टैक्स देना होगा। Will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position. Rounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Recognize award of degrees, diplomas, and certificates.
a central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transactions. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। अमृत महोत्सव के दौर में आने वाला यह पहला बजट है। उनका मानना है कि यह बजट भारत की नींव रखेगा। उन्होंने बजट को गरीब मध्यम वर्ग के लोगों और किसानों के महत्वाकांक्षी समाज के सपनों को साकार करने वाला बताया। मोदी ने कहा है कि विकास के पथ पर अग्रसर भारत को यह बजट नई ऊर्जा देगा। किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से नवाजा गया है। पुरस्कार की घोषणा इंडिया ब्रिटेन विनर्स एसोसिएशन द्वारा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रदान की गई सेवाओं की पहचान के लिए की गई थी। ब्रिटेन में भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ जल्द ही दिल्ली में मनमोहन को पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले मेधावी भारतीय छात्रों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। एक लिखित संदेश में मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत के भविष्य के नेतृत्वकर्ता युवाओं से यह सम्मान प्राप्त करना अत्यंत हृदयस्पर्शी है।
मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि मना ऊरू मना बड़ी कार्यक्रम के तहत हमने सरकारी स्कूलों में कॉर्पोरेट स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मंत्री हरीश राव ने कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रगति नगर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मंडला परिषद प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विधायक विवेकानंद गौड़, स्कूल शिक्षा आयुक्त देवसेना, मेयर नीला गोपाल रेड्डी, अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और छात्र छात्राएं शामिल हुए। हरीश राव ने कहा है कि मना ऊरू मना बड़ी कार्यक्रम के तहत उन्हें आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के बाद एक ही दिन में 700 सरकारी स्कूलों को खोलकर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराएंगे तो दूसरी तरफ हम सुविधाओं के डिजाइन का जिम्मा उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की गई है। डिजिटल क्लासेस बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा है कि वे इस कार्यक्रम को सप्ताह के 10 दिनों के भीतर शुरू करने जा रहे हैं। मंत्री हरीश राव ने सुझाव दिया है कि शिक्षकों को बच्चों में सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। हरीश राव की इच्छा थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र IIT रैंक प्राप्त करें, MBBS सीटें प्राप्त करें, उच्चतम स्तर तक पढ़े। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना बनने के बाद ही मत्स्य पालन क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। मासब टैंक में मत्स्य विभाग कार्यालय में एक नई मछली कैंटीन खोली गई। तलसानी ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जहां मुफ्त में मछली और प्रॉन्स के बच्चे बांटे जाते हैं। 8 वर्षों में तेलंगाना में मत्स्य संपदा में जबरदस्त वृद्धि हुई है। तलसानी ने स्पष्ट किया है कि मार्केटिंग के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। मछुआरों का कल्याण सरकार का मिशन है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश सभी जल स्रोतों में मछली के बच्चे छोड़े जा रहे हैं। मंत्री मोहम्मद अली और मल्लारेड्डी ने रचकोंडा आयुक्तालय के तहत उप्पल में नवस्थापित यातायात पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। मंत्रियों ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस और सरकार लोगों की ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस कार्यक्रम में राज्य के डीजीपी अंजनी कुमार, रचकोंडा सीपी देवेंद्र सिंह चौहान, राज्य आवास निगम के अध्यक्ष कोलेटी दामोदर, ट्रैफिक डीसीपी अभिषेक मोहंती, MLC सुरभि वनी देवी, विधायक सुभाष रेड्डी, पार्षद बन्नाला गीता प्रवीण ने शिरकत की। शहर में IT विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। MLC वेंकटरामी रेड्डी के आवास समेत कई जगहों पर तलाशी चल रही है। IT अधिकारियों ने राजपुष्पा लाइफस्टाइल सिटी में निरीक्षण किया। राजपुष्पा, मुप्पा कंस्ट्रक्शन और वेरिटेक्स समेत कई कंपनियों में तलाशी ली जा रही है। IT अधिकारियों को 40 टीमों में बांटा गया है और वे तलाशी ले रहे हैं। PA के कार्यालयों, प्रबंध निर्देशकों और आवासों का भी निरीक्षण किया गया। मुप्पा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में दूसरे दिन भी IT की तलाश जारी है। मुप्पा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तेलापुर में मुप्पा मेलोडीज नाम की एक बड़ी परियोजना चल रही है। मुप्पा ने पहले ही कई प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं। इसी क्रम में IT 5 साल के IT रिटर्न के साथ साथ GST भुगतान के बारे में पूछ रहा है। CRPF बलों के बीच तलाशी अभियान जारी है। उधर शहर की वसुधा फार्मा में IT की तलाशी खत्म हो गई है। अधिकारियों ने कल सुबह से आज तक वसुधा फार्मा में तलाशी ली। वसुधा ग्रुप के CEO, डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के घरों का मुआयना किया गया। 50 से अधिक IT अधिकारियों की एक टीम ने SR नगर में प्रधान कार्यालय के साथ साथ माधापुर और GD मेटला में कंपनी के कार्यालयों की तलाशी ली, जबकि आज सुबह तलाशी खत्म हो गई है। 5 साल पुराने IT रिटर्न की जांच चल रही है। सचिवालय के चारों तरफ घेराबंदी की जा रही है। इसी महीने की 11 तारीख से होने वाले फार्मूला E रेसिंग की तैयारी जोरों पर है। इसको लेकर CS शांति कुमारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ BR के R भवन में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा ली। CS के आदेश अनुसार तेलंगाना विशेष पुलिस की 3 कंपनियां और 300 नगर पुलिस अधिकारी स्टैंड बॉय पर रहेंगे। 300 CCTV से सुरक्षा की निगरानी के अलावा एक विशेष कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। सरकार के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने फार्मूला E रेसिंग कार्यों का निरीक्षण किया है। E रेसिंग के संदर्भ में इस महीने की 5 तारीख से यातायात प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर से खैरताबाद फ्लाईओवर तक और मिंट कंपाउंड से IMAX तक सड़कें बंद रहेंगी। इस पृष्ठभूमि में लोगों को वैकल्पिक तरीकों के बारे में व्यापक रूप से जागरूक किया जा रहा है।
विधानसभा में घोषित वीआरए के लिए वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर जेएसी नेताओं ने इंदिरा पार्क में धरना दिया। उन्होंने वीआरए से अपने वादे पूरे करने को कहा। वीआरए अर्हता को पदोन्नति दी जानी चाहिए। हड़ताल के दौरान मरने वालों के परिवार के किसी एक सदस्य को 80 दिनों की हड़ताल, मजदूरी, नौकरी और अनुग्रह राशि देने के लिए जेएसी नेताओं ने सरकार से मांग की। तेलंगाना में गुप्तचरों और मुखबिरों का बोलबाला चल रहा है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य इटेला राजेंद्र की यह टिप्पणी है कि सभी राजनीतिक दलों के पास मुख्यमंत्री केसीआर के मुखबिर है। ये लोग भारी हंगामा खड़ा कर दे रहे हैं। क्या बीजेपी के पास सच में केसीआर के मुखबिर है? यदि हाँ, तो ऐसे नेता कौन है? कौन अप्रत्यक्ष रूप से केसीआर और बीआरएस का समर्थन कर रहा है? इससे एक आंतरिक बहस छिड़ गई है कि इसका मूल उद्देश्य क्या है। बीजेपी नेता इसी क्रम में गुप्तचरों की पहचान करने और उन्हें धर दबोचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कुछ नेताओं द्वारा की गई सार्वजनिक टिप्पणियों में कहा गया है कि तेलंगाना राज्य कांग्रेस में केसीआर के गुप्तचर हैं, जिससे हाल ही में पार्टी में खलबली मच गई। पार्टी के गुट विभाजित हो गए हैं और स्थिति आरोप प्रत्यारोप की हद तक चली गई है। वहीं इटेला राजेंद्र का यह बयान चर्चा का विषय बन गया है कि भाजपा सहित सभी पार्टियों में केसीआर के समर्थक गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं में इस बात को लेकर संशय जताया जा रहा है कि इटेला को भाजपा के गुप्तचर कौन है, इस तरह की टिप्पणी क्यों करनी पड़ी, इसकी आवश्यकताएं क्यों हुई है। इसके अलावा हाल ही में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान इटेला द्वारा की गई ऑफ द रिकॉर्ड टिप्पणियों पर भी चर्चा हो रही है। इटेला पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य और राज्य पार्टी की समावेश समिति के संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन पर परोक्ष रूप से आरोप लगाने और यह कहने का राजनीतिक महत्व है कि पार्टी के अन्य नेताओं के नाम जो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें पहले से लीक किया जा रहा है और वे पीछे हट रहे हैं। दरअसल किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए कोई विशेष कमेटी नहीं होती है। बीजेपी में अगर कोई कमेटी बनती भी है तो ज्वाइन करने वाले नेताओं के नाम शुरुआती दौर में लीक हो रही है। पार्टी के नेता संदेह जाहिर कर रहे हैं। भाजपा में अगर केसीआर के गुप्तचर और मुखबिर है तो किस स्तर के हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, इस पर भी बहस छिड़ गई है। पार्टी के प्रमुख नेता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सबूतों के साथ कैसे चिन्हित किया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें किनारे कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इन मुखबिरों का मामला मोनुगुडु उपचुनाव के दौरान ही सामने आ गया था। उपचुनाव को राष्ट्रीय और राज्य के नेतृत्व ने महत्वाकांक्षी रूप से लिया है। अगर कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को हराते हैं तो उम्मीद है कि अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को और अधिक सकारात्मकताएं मिलेगी और जनता में यह संकेत जाएगा कि भाजपा बीआरएस का विकल्प है। इस उपचुनाव में भले ही बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आरोप लगे हैं कि राजगोपाल रेड्डी की हार की वजह केसीआर की परछाई है। मोनुगुडु मतदान से कुछ दिन पहले कुछ नेता केसीआर और केटीआर की उपस्थिति में बीआरएस में शामिल हुए हैं और इससे उन आरोपों को बल मिला। पिछले दिनों चर्चा थी कि भाजपा की रणनीति और परोक्ष चालों को जानने से पार्टी को नुकसान हुआ है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को 10 महीने भी नहीं हुए, जिसे बीजेपी ने महत्वाकांक्षी तरीके से लिया। हालांकि राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ज्यादातर सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में है। अब तक के अनुमान के मुताबिक सिर्फ 30 जगहों पर मजबूत उम्मीदवार है और कुछ जगहों पर ऐसे उम्मीदवार हैं जो अच्छे नहीं हैं। और बताया जाता है कि बीजेपी में टिकट बंटवारे और अन्य मुद्दों पर स्पष्टता नहीं होने के कारण नेताओं को शामिल करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। क्या आपकी राय है कि बीआरएस और कांग्रेस के प्रमुख नेता उम्मीद के मुताबिक भाजपा में शामिल नहीं होने का मुख्य कारण गुप्त राजनीति है, या फिर इटेला को अभी भी बीजेपी में शामिल होने में कोई दिक्कत आ रही है? क्या इसलिए आपने ऐसी टिप्पणियां की है?
भाजपा में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि ये टिप्पणियां किसके लिए की गई थी। विधायकों का कहना है कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व केसीआर को उचित महत्व दे रहा है, जो अतीत में बीआरएस में नंबर 2 थे और केसीआर के राजनीतिक रणनीतियों और उन स्थितियों में कैसे कार्य करना है यह जानते हैं, और वह अभी भी पूरी तरह से प्रदेश की पार्टी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। क्या आप नाखुश हैं कि आपको उचित सम्मान और प्राथमिकता नहीं मिल रही है? चर्चा भी चल रही है। तेलंगाना नर्सिंग काउंसिल की विद्यावती को गुवाहाटी आसाम में प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन से सदस्यता प्रेरक पुरस्कार मिला। विद्यावती निदेशक चिकित्सा शिक्षा के तहत तेलंगाना राज्य नर्स और मिडवाइवन्स परिषद के रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत है। तेलंगाना नर्सिंग काउंसिल की विद्यावती को गुवाहाटी आसाम में प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन से सदस्यता प्रेरक पुरस्कार मिला। विद्यावती निदेशक चिकित्सा शिक्षा के तहत तेलंगाना राज्य नर्स और मिडवाइवन्स परिषद के रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत है। एपी राज्य राजभाषा संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर यर्रालगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने कहा है कि प्रसिद्ध कवि सिनारे की पत्नी सुशीला के नाम पर लेखकों को दिया जाने वाला पुरस्कार महिला सशक्तिकरण का प्रतिबिंब है। रविंद्र भारती में सुशीला नारायण रेड्डी ट्रस्ट एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक संगठन रसमय निर्वया वहन ने प्रसिद्ध लेखक कुप्पिली पद्मा को सुशीला नारायण रेड्डी सहित पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने प्रतिभागियों को 50,000 का चेक, एक स्मृति चिन्ह और प्रशंसा का प्रमाण पत्र दिया है। लक्ष्मी प्रसाद ने कहा है कि सुशील नारायण रेड्डी का पुरस्कार बहुत पवित्र है। अदम्य साहस वाले कवि सिनारे ने महिला लेखकों के प्रति अपने सम्मान के प्रमाण के रूप में अपनी पत्नी के नाम पर पुरस्कार की स्थापना की। कुप्पिली पद्मा ने सामाजिक रूप से जागरूक लेखक के रूप में पद्मा की प्रशंसा की। जाने माने साहित्यकार डॉक्टर वद्रेवु चिन्ना वीरभद्रू ने कहा है कि 4 दशकों तक तेलुगु साहित्य में अपनी पहचान बनाने वाली पद्मा का नाम नारीवादी के बजाय मानवतावादी लेखिका के रूप में अधिक उपयुक्त है। यह समझा गया है कि उसके सभी कार्य प्रकृति और मानवता के इर्द गिर्द घूमते हैं। डॉक्टर रामू ने सुशील नारायण रेड्डी पुरस्कार का स्वागत करते हुए कहा है कि लेखिका को उनकी प्रतिभा, आयु और 49 वर्षों के साहित्यिक प्रयासों के लिए चुना जा रहा है। नृत्यांगना श्रुति द्वारा किया गया कुचिपुड़ी नृत्य तत्व और आशा लता की टिप्पणी प्रभावशाली थी। संत निराकारी मिशन हैदराबाद शाखा के तत्वावधान में सिख विलेज सिकंदराबाद स्थित हॉकी ग्राउंड में आगामी रविवार 5 फरवरी की शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किए जाने वाले निरंकारी संत समागम को लेकर अभी से धर्म अनुरागियों का उत्साह चरम पर है। लकड़ी का पुल स्थित निरंकारी भवनों में भारी चहल पहल है। यहाँ के प्रचार प्रभारी पूजन खन्ना ने बताया है कि इस समागम में लाखों की संख्या में धर्मानुरागी पधारने की संभावना है। प्रस्तुत है इस संबंध में हमारे संवाददाता विक्रम सूर्यवंशी की यह रिपोर्ट। टेलीविजन के समस्त दर्शकों को विक्रम सूर्यवंशी का नमस्कार। संत निरंकारी सत्संग भवन लकड़ी का पुल में भारी चहल पहल है। आगामी 5 फरवरी को स्वीधी जी महाराज साहब जो सद्गुरु हैं उनके सत्संग का भव्य आयोजन किया गया है। इसके लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और विभिन्न राज्यों के लोग, विभिन्न राज्यों के धर्मानुरागी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। इसके बारे में हम यहाँ के सेवादारों से जानकारी प्राप्त करते हैं। संत निरंकारी सत्संग भवन में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। निरंतर यहाँ पर लंगर सेवा जारी है। ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर सर्वव्याप्त है, जिनका कोई आकार नहीं, जो निरंकार है। और इस प्रकार निरंकार ईश्वर की आराधना में लीन यहाँ के धर्मानुरागी हैं। आगामी 5 फरवरी को यहाँ पर भव्य सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संबंध में हम यहाँ के जो प्रभारी हैं और सेवादार हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, धन्यकार दास का नाम राकेश पाल। एक यहाँ पर जो भी प्रोग्राम चल रहा है, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यहाँ उनका आगमन हुआ यहाँ पर, और हम सभी जानते हैं और देख रहे हैं कि
आने वाली 5 तारीख को रविवार का दिन हॉकी ग्राउंड में एक विशाल सत्संग का प्रोग्राम आयोजन हुआ है। एक मानवता और एक भाईचारे का मिशन, यहाँ पर एकत्व का मिशन है। यहाँ सदगुरु माता जी की स्वरूप में कृपा हो रही है। मिशन है मानवता का मिशन। अभी तक महात्मा बता रहे थे हमारे आदरणीय राकेश पाल जी। यहाँ पर जो है सब जो है मिशन का मेन मोटो भी है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यहाँ पर जो है आत्मा साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार जो है किया जाता है। समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, तो सभी जो है ऑल आर वेलकम है। सभी मानव परिवार आकर सदगुरु और परमात्मा के जो है आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक महात्मा बता रहे थे कि हॉकी ग्राउंड सिख विलेज सिकंदराबाद में रविवार का दिन इतवार 5 तारीख को शाम में 5 बजे से 8 बजे का समय सभी आ सकते हैं। अभी बाहर से कितने लोग आए हैं? बाहर से अभी तो अंदाज़ा एक 400-500 लोग आए हैं और बाकी सब संडे तक आने का। सभी के रहने की यहाँ पर व्यवस्था है। सभी के लिए खुला लंगर है और 5 तारीख को जो प्रोग्राम है उसके लिए भी और भी संख्या आएंगी और आप सबका भी बहुत भव्य आप सबके लिए वेलकम है। आप भी आ सकते हैं, आके सदगुरु माता जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। सिटी विजन से बात करने के लिए धन्यवाद।